and there we talked about what are the auxotrophs and uh, how can we maximize the production of glutamic acid from the Corynebacterium glutamicum by providing the oleic acid in a deficient mode और उसके साथ साथ एंड अदर स्ट्रेटजी जो हम इस पे आज डिस्कस करने लगे हैं जो जो ग्लूटामिक एसिड की एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट को या एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर सकती है अल्टीमेटली वी कैन हैव अ हायर यील्ड ऑफ ग्लूटामिक एसिड फ्रॉम द Corynebacterium glutamicum. तो इसमें थर्ड स्ट्रेटजी जो है हमारे पास दैट इज अबाउट द प्रोविजन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स or the penicillin into the medium in which Corynebacterium glutamicum is growing. So यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि व्हेन एवर वी प्रोवाइड द extra saturated fatty acids or the penicillin, which is actually an antibiotic, to the medium in which Corynebacterium glutamicum is growing. So what could be the effect of these two substrates or these two additions in the extracellular production of the glutamic acid? तो क्या ख्याल है आप लोगों का कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और पेनिसिलिन ऐड करने से क्या इफेक्ट हो सकता है जो कि Corynebacterium glutamicum को एक्सेल करता है for the production of glutamic acid? What do you think? Any idea about it? पेनिसिलिन तो सेल वॉल पे एक्ट करती है ना, तो अगर सेल वॉल डिस्टर्ब होगी तो परमेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी. Mm-hmm. Any other? And what could be the effect of saturated fatty acids? Okay. ऑस्मोसिस कंडीशन जो होगी, बाहर जो hmm, कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो रही है तो सेल बर्स्ट कर सकता है. no, Ikra, that is not related with the osmotic conditions actually. But यहाँ पे दोनों phenomena बड़े interesting है. एक आपने ठीक बताया because penicillin that has ability to attack on the growing cell walls or the cellular envelope. तो अब penicillin जो है that has ability to intercalate between the layers of the peptidoglycan. In that sense, it would make compromised the cellular envelope. और जो दूसरा हमारे पास एडिशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि इट वुड डू इसकी कुछ जो शेप है हमारे पास ये कॉनिकल है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की. Whenever we add more saturated fatty acids into the medium, they would be incorporated into the cellular envelope. Due to their conical shape, their conical structure, सेलुलर एनवेलप सेलुलर एनवेलप में लूप्स क्रिएट होंगे, होल्स क्रिएट होंगे जो अल्टीमेटली इंक्रीज करेंगे फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड. एक रीज़न. दूसरी रीज़न ये है कि ये दोनों सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी और पेनिसिलिन भी ये दोनों फॉस्फोलिपिड्स को और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन को की एक्सक्रीशन को स्पीड अप करते हैं. फॉस्फोलिपिड्स और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन. अब ये फॉस्फोलिपिड जो हैं दे यूजुअली अटैच विद द ग्लूटामिक एसिड एंड एक्सक्रीट विद द ग्लूटामिक एसिड. सो अगर हम मीडियम के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड और पेनिसिलिन ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों क्या कर रहे हैं कि मीडियम सेल के अंदर फॉस्फोलिपिड्स की एक्सक्रीशन को इन्हांस कर रहे हैं. जैसे ही फॉस्फोलिपिड की एक्सक्रीशन इन्हांस हो रही है तो ग्लूटामिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ था दैट वुड बाइंड विद द phospholipid and that would be extracted out along with the phospholipid in an enhanced form. तो सिर्फ यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन ये है कि हमारा पर्पज़ ये है कि ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस तो हो रहा है सेल के अंदर, लेकिन हम उसको किसी तरह से सेल्स के बाहर एक्सक्रीट आउट करें और इस तरह से करें कि सेल डैमेज ना हो या सेल की डेथ ना हो. उसके लिए दो स्ट्रेटजीज हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, एक बायोटिन डेफिशिएंसी और दूसरी था ओलिक एसिड डेफिशिएंसी इन द ओलिक एसिड एक्सोट्रोफ. आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज अबाउट द प्रोविजन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पेनिसिलिन. मोड ऑफ एक्शन क्या है कि दोनों के दोनों फॉस्फोलिपिड्स और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन इनकी प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं. अब जब ये दोनों इन्हांस होते हैं फॉस्फोलिपिड्स और ग्लूकोजामीन, तो ये दोनों के दोनों जो हैं दे हैव एबिलिटी टू बाइंड विद द ग्लूटामिक एसिड. अब फॉस्फोलिपिड्स जो हैं दे हैव एबिलिटी टू एक्सक्रीट आउट ऑफ द सेलुलर एनवेलप. तो जब इसके साथ ग्लूटामिक एसिड बाउंड फॉर्म में मौजूद है इट विल आल्सो एक्सक्रीट आउट ऑफ द सेल.
So this is a very simple strategy. इन स्ट्रेटजीज पे जो अभी हम 3-4 पढ़ रहे हैं, इन स्ट्रेटजीज पे पहली दफ़ा पेपर पब्लिश हुआ था 1972 में. एट दैट टाइम ये तीनों या चारों स्ट्रेटजीज जो थी दे वर वेरी कॉमन एंड दे वर वेरी एक्साइटिंग एट दैट टाइम. इसको कंपेयर किया गया था उस पेपर के अंदर 1972 में एक, और इनके प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कशन हुई. somehow we have modified these strategies nowadays, लेकिन still बहुत सारी modified strategies की जो basis हैं which are based on these four strategies. So that's why हम metabolic control के point of view से एक example जो discuss कर रहे हैं glutamic acid की, ये इन four strategies के base पे discuss कर रहे हैं because that is the backbone, और specifically in the case of glutamic acid. इसके अलावा जो fourth strategy है, this is also for the glycerol deficiency, and the glycerol auxotrophs, and now we have clear idea about the auxotrophs. What are the auxotrophs, and when we will be providing the glycerol to the glycerol in the deficient mode to the glycerol auxotrophs. तो ये glycerol क्या करेगा? This will also boost up the production of the cellular phospholipids. And whenever the phospholipids of a cell that they will be boosted up, now phospholipids they have to be excrete out, and phospholipids have ability to bind with the glutamic acid. So phospholipid की excretion boost up हुई, glutamic acid के साथ bind की. अब phospholipids जो हैं they can easily move out of the cell. So that's why glutamic acid will also move out of the cell along with the phospholipids. So these are the four strategies that we have talked about, and we choose any one of them according to our age. लेकिन इसके साथ साथ ये 2 से 3 स्ट्रैटेजी इन कम्बिनेशन भी इस्तेमाल हो सकती हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर बायोटिन डेफिशिएंसी प्रोवाइड करनी है तो हम एडिशन ऑफ फैटी एसिड्स या पेनिसिलिन नहीं कर सकते. More than one strategy can also be opted according to the conditions and according to the requirements. So this was the example. Then how can we control the metabolism, and how can we enhance the excretion of the glutamic acid out of the cell uh, without killing the cell or without giving any harm to the cells. So इसके बाद next जो है हमारे पास, this is about the mutagenesis for the overproduction of the metabolites. अभी यहाँ तक जो हमने पढ़ा है पिछली क्लास में या आज की क्लास के स्टार्ट में, वो सिर्फ ये डिस्कशन हुई है कि एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, हम क्या कर रहे हैं कि उसको सेल से बाहर सिर्फ एक्सपोर्ट करने की स्ट्रेटजीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम सेल से बाहर उसको एक्सपोर्ट मैक्सिमली किस तरह से कर सकते हैं. लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट ही मैक्सिमम प्रोड्यूस ना हो रही हो, तो सबसे पहले तो हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी पे फोकस करना चाहिए जो कि मैक्सिमली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे. उसके बाद सेकंड स्ट्रेटजी हमारे पास आती है कि उस प्रोड्यूस प्रोडक्ट को हम मैक्सिमली सेल से बाहर उसको एक्सक्रीट करवाएं. So here we would be now talking about some processes which are involved in the overproduction of some metabolites. They are very common. For example, we can go for the genetic variations and mutagenesis. It means that we would now be definitely targeting the genetic makeup to mutagenize it, to make some mutations at our targeted positions. तो इसमें सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड डिलीशंस हैं. For example, if we want to remove or delete some nucleotide to enhance the expression of a gene, so it is now very easy to remove the some specific or unwanted nucleotides from the upstream region of a gene, or from the downstream, or even from the middle of the gene. So by removing the nucleotides or by deleting the nucleotides, ultimately what we are doing, we are producing a new combination, a new set of genes that would be overexpressing for our specific product, or that would be facilitating the production of our product. The second option that we can have, this is the base pair substitution. And base pair substitution means that we would be substituting a base pair. Actually, we are not deleting, we are just substituting in this example. For example, if purine is present, that we would be substituting that purine to the pyrimidine. और ये हम substitution भी उसी scenario में करेंगे जो हमें best fit हो, या जो हमारी product के लिए best fit model produce कर सके. For example, if there is a genetic sequence in which at a specific site, instead of purine, you think if there is a pyrimidine in this site and you can produce the product in a maximum quantity,
So we can substitute the purine by pyrimidine. So these are the two examples that we have talked about in the creation of some new genetic combinations and to produce, and you can say that we are creating the mutations, and these are the this is the mutagenesis process. And simply दूसरा दूसरा जो हमारे पास एक और आइडिया हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि we can go for the gene duplication. For example, if we have a gene specifically that is producing our product, and we want to duplicate that gene to produce the product in the multiple copies of product, so we can go for the gene duplications. हम बिल्कुल इन प्रोसेसेस की डिटेल में नहीं जा रहे कि हम न्यूक्लियोटाइड डिलीशन कैसे करते हैं, हम बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, या हम जीन डुप्लीकेशन कैसे करते हैं. I hope कि you guys have gone through the molecular biology 1 and 2. तो ये डिटेल में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी आपने पढ़ी होगी. सो इस डिटेल में हम बिल्कुल नहीं जा रहे, सिर्फ आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व हो सकती हैं किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को चेंज करने के लिए. म्यूटाजेनेसिस, वी कैन कॉज द म्यूटाजेनेसिस, वी कैन कॉज we can create the new copies, and we can create the, or in other words you can say that we can boost up the gene expression of a specific gene by doing all of these stuff. इसके साथ साथ हम केमिकल म्यूटेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर अब इनकी हम स्ट्रेटजीज में जाएं वन बाय वन, तो हम केमिकल म्यूटेंट्स यूज़ कर सकते हैं विच कैन हैव एबिलिटी to mutate a specific region of a gene, or ultimately you can say that which can have ability to remove or to substitute a specific portion of the gene or nucleotides. तो इसमें जो हमारे पास केमिकल म्यूटेंट्स होंगे, हम उनमें से अल्काइलेटिंग एजेंट्स पे बात कर सकते हैं, हम एन मिथाइल एन नाइट्रोसोगोनाइड या एनटीजी पे बात कर सकते हैं. इसके अलावा इथाइल मीथेन सल्फोनेट, this could be also be a chemical mutant that may involve in the nucleotide deletions, in the base pair substitution, or in the gene duplications, etc. सॉरी. इसके साथ साथ यूवी इरेडिएशन भी कॉज करवाई जा सकती है. ये बात याद रखिएगा व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द यूवी इरेडिएशन. The word irradiation, it would be the exposure of gene from the UV light. ठीक है. रेडिएशन और irradiation में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ करता है. रेडिएशन आर द रेज, आर द वेव्स, एंड व्हेन वी यूज द वर्ड irradiation, इट वुड बी द एक्सपोजर टू द यूवी रेज. सो यहाँ पे सिर्फ ये है कि हम मेटाबोलाइट्स की ओवर प्रोडक्शन, पहले हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा है कि मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको मैक्सिमली सेल से निकालना कैसे है. अब दूसरा हमने पढ़ा है कि अगर मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हो नहीं रहा तो उसको ओवर प्रोड्यूस कैसे करना है. उसके ओवर प्रोडक्शन के लिए हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज हैं. हम न्यूक्लियोटाइड डिलीशन कर सकते हैं, हम बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और हम जीन डुप्लीकेशन कर सकते हैं. और इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा है कि डिफरेंट केमिकल म्यूटेंट्स जो हैं, दे में आल्सो इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियोटाइड डिलीशन एंड बेस पेयर, जिनकी कुछ क्लासेस का हमने सिर्फ जिक्र किया है कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं, एंटीजीज हो सकते हैं, इथाइल मीथेन सल्फोनेट्स हो सकते हैं, दे कैन बी यूज्ड, एंड यूवी लाइट इरेडिएशन हो सकती है. So, coming next, we would skip some topics here, which I feel they are irrelevant here. हम इसको later on इस पे आके discussion करेंगे. अच्छा. जो अगला हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है, दिस इज अबाउट द सेलेक्टिव कल्टीवेशन, एंड दिस वुड बी सिमिलर टुवर्ड्स द सेलेक्टिव एनरिचमेंट. अब यहाँ पे क्वेश्चन, मैं इसको इस तरह से रिलेट करूँगा पिछली स्टोरी के साथ. वी हैव टू प्रोड्यूस सम फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड बाय ग्रोइंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in an artificial medium, or in a fermenters. So इस वजह से we have to select the specific microorganism जो हमारे लिए specific food product बना रहे हों. अब इसके लिए ये ज़रूरी है कि whenever we are growing the microorganisms in an artificial medium, तो वहाँ पे हम ऐसी conditions provide करें कि जो unwanted microorganism है वो grow ना कर सकें. सिर्फ और सिर्फ जो हमारे डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ होनी चाहिए. ये इसलिए भी ज़रूरी है कि whenever we are growing the microorganisms in an artificial medium, we are providing the substrate, we are providing the growth mediums which are actually costly. So we have to reduce the cost. Whenever there is an unwanted growth of the microorganisms into the medium, तो होगा क्या कि हमारा बहुत सारा कार्बन फ्लो जो है, या जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या जो सबस्ट्रेट है, that would be consumed
बाय द अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक वजह ये हो सकती है कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। दूसरा ये है कि अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस भी हो सकते हैं। If we are growing the microorganisms in fermenters for the production of our food products, and if pathogens are being grown there, वो ना सिर्फ हमारे कार्बोहाइड्रेट्स या हमारे सबस्ट्रेट को कंज्यूम कर रहे हैं, अल्टीमेटली दे में प्रोड्यूस सम टॉक्सिन, सम बैड इफेक्ट्स। तो इस वजह से दिस इज नेसेसरी दैट वी शुड सेलेक्ट are specific microorganisms which are specific for the production of the food products। और फिर जब हम उनको ग्रो करवाएं तो हम उनको सिलेक्टिव कंडीशंस में ग्रो करवाएं, ताकि वहाँ पे सिर्फ, या यू कैन से दैट हम उनको एसेप्टिक कंडीशंस में ग्रो करवाएं कि वहाँ पे सिर्फ हमारे डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचर में मौजूद हैं जिनको हम सेलेक्टिवली आइसोलेट कर सकते हैं और अपनी फूड प्रोडक्शन के लिए या फूड इंग्रेडिएंट प्रोडक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि हम सेलेक्टिव एनरिचमेंट करते हैं या हम सेलेक्टिव कल्टीवेशन करते हैं, और उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स या डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं जो कि दूसरे अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं और हमारे डिज़ायर्ड बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं और इन्हांस करती हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स का यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी नीड to produce or we need to isolate or we need to enrich the E. coli, because you know that E. coli, they are very important with respect to genetic engineering as well as to grow in the artificial medium, because we have all of the information about the E. coli and they are very easy to grow on the cheap substrate on the on with the low industrial cost. तो अगर हमें E. coli grow करना है, and you know that E. coli, they are the gut microbes. So if they are the gut microbes, they would be able to grow in the presence of the bile salts. So हम क्या करेंगे कि जिस मीडियम में हमें E. coli को इनरिच करना है, एंड वी आर सस्पेक्टेड कि हमारे सैंपल के अंदर मल्टीपल बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि उस सबस्ट्रेट के अंदर बाइल सॉल्ट्स या बाइल सॉल्ट्स की कुछ कंसंट्रेशन ऐड कर देंगे। अब इसके रिजल्ट में अल्टीमेटली होगा क्या कि बाइल सॉल्ट्स हैं, दे वुड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ other bacteria, for example the gram positive bacteria, and they would only allow the E. coli. So this addition of the bile salts, that would allow us to inhibit the growth of the unwanted microbes and to enhance and to stimulate the growth of the E. coli, that is our desired strain in this example. इसके साथ साथ we can go for some selective dyes for gram negative bacteria, as well as which have ability to inhibit the gram positive cells, and they would only allow the growth of the gram negative. इसके साथ साथ अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करें यहाँ पे, Vibrio vulnificius, this is a bacteria that can be grown in the sea water pH. So अगर हमें sorry, अगर हमें इस बैक्टीरिया को ग्रो करना है, तो we have to provide the sea water pH, and that is actually the slightly alkaline pH. So we will be providing a slightly alkaline pH for the growth of the Vibrio vulnificius, और ultimately इस pH पे बहुत सारे हमारे पास जो acidophilus bacteria हैं उनकी growth inhibit हो जाएगी. The other example for the selective enrichment is the Staphylococcus aureus, and that is a skin pathogen, और ये सिर्फ हम चंद एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जो कि हम किसी भी बैक्टीरिया की सिलेक्टिव कल्टीवेशन के लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, उनकी चंद एग्जांपल्स हैं। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है, दैट हैज एबिलिटी टू ग्रो ऑन द स्किन एंड on skins normally 7.5 to 10% NaCl concentration is present. So if we provide the 7.5 to 10% concentration to the mixture of the microbes, at that high concentration of NaCl, only Staph aureus that would grow, and that has ability to grow, that so that high concentration of NaCl, that would be acting as a selective enrichment method or the procedure in this example. इसके साथ साथ हम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. यू नो दैट देयर आर सर्टेन एंटीबायोटिक्स दैट हैव एबिलिटी to inhibit the growth of different microorganisms, but certain microorganisms, they have ability to grow in the presence of the antibiotics. Yeah, इसके साथ साथ when we talk about the yeast and molds, तो yeast और mold जो है, इनकी ग्रोथ के लिए we can use the pH 3.5 to 5.5, और
normally yeast molds, they normally grow at the lower pH, and we can observe their growth and in the form of the fruit juices. Or so this was a very brief introduction about the selective cultivation. ये बहुत सारी भी चीज़ें जो हैं इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आ रही हैं, ताकि हम जब आगे मजीद पढ़ रहे हों तो आपको ये बातें क्लियर हों कि हम जब बात करते हैं सेलेक्टिव कल्टीवेशन की या सेलेक्टिव इनरिचमेंट की, तो आपको उसकी बैकग्राउंड का पता हो कि हमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्टिवली कल्टीवेट करना है तो हमारे पास कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। या अगर हम यूँ कहते हैं कि हमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप चेंज करके अपनी प्रोडक्ट को इन्हांस करना है, तो उसके लिए हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक जो चीज़ें हमारे पास ये इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके बैकग्राउंड के कुछ पॉइंट्स एस्टैब्लिश करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम सेलेक्टिव कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं फिजिकल कंडीशंस को, और फिजिकल कंडीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी कैन हैव द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे हैव एबिलिटी टू ग्रो एट the specific temperature ranges पे grow करते हैं. So if we want to isolate and cultivate to enhance the growth of our specific strain, we can provide the temperature and we can use the temperature as a selective growth parameter. For example, if we यहाँ पे एक example है कि हम अगर Bacillus stereothermophilus को grow करना चाहें तो its growth is at 55 to 65 degree centigrade. और इसके साथ साथ you know very well different classes of the bacteria on the basis of their growth, their required temperature for growth. इसके साथ साथ हम यूँ भी कर सकते हैं कि हम जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, whenever we are preparing our substrates and we are preparing the growth medium for the bacteria, तो इसमें कुछ स्ट्रेन्स हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़ी आइसोलेटेड है. अब you know that whenever we prepare the substrate, we normally add some carbohydrates, some nitrogen sources in it. And normally whenever we talk about carbohydrate and nitrogen sources, तो carbohydrates के लिए हम glucose ऐड करते हैं, fructose ऐड करते हैं. तो actually glucose and fructose and sucrose etc., these are the carbon sources which are being consumed by approximately all the microbial strains, or most of the microbial strains. They have ability to consume very common carbon sources, for example sucrose, fructose and glucose. But there are some certain and unique carbon sources जो कि हर स्ट्रेन, हर माइक्रोबियल स्ट्रेन कंज्यूम नहीं कर सकती. तो अगर हम ऐसा करें कि कोई ऐसा ग्रोथ मीडियम प्रिपेयर करें जिसके अंदर हम ऐसे कार्बन सोर्सेज ऐड कर दें, इंस्टेड ऑफ द कॉमन कार्बन सोर्सेज हम यूनिक कार्बन सोर्सेज ऐड कर दें, ताकि सिर्फ वही स्ट्रेन आइसोलेट हो सके या वही स्ट्रेन ग्रो हो सके जो कि उन यूनिक कार्बन सोर्सेज को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ कर सकती है. अब ये यूनिक कार्बन सोर्सेज कौन से हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं: methanol, cholesterol and naphthalene. These are some unique and some unrealistic carbon sources, but still there are different microorganisms which have ability to grow in the presence of methanol, cholesterol and naphthalene, and they can have ability to use the methanol in their metabolism, and they can grow. But mostly जो हमारे पास strains हैं, they cannot grow on the methanol, cholesterol and naphthalene. So हम पे यूँ करेंगे कि जो मीडिया बनाएंगे उसमें हम कार्बन सोर्स जो ऐड करेंगे वो सिर्फ मैथनॉल ऐड करेंगे और बाकी कोई कार्बन सोर्स ऐड उसमें नहीं करेंगे. सो कीपिंग इन व्यू दिस कंडीशन, only those bacteria would be able to grow in this substrate, whatever they have ability to grow on the methanol, cholesterol and naphthalene. तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी कि हम किस तरह से सेलेक्टिव ग्रोथ करा सकते हैं अपनी स्ट्रेन्स की बाय प्रोवाइडिंग द unique carbon sources, selective temperature, and some other selective environment in which we talked about bile salts provision, NaCl प्रोविजन. साथ ही साथ हमने कुछ पीएच की बात की है, और एक्चुअली हम यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर हमें सेलेक्टिव कल्टीवेशन करवानी पड़ती है अपने स्ट्रेन्स की तो व्हाट कैन वी डू. ओके, अप टू दिस पॉइंट इफ यू गाइस फील एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट यू कैन आस्क. जी कोई सवाल जवाब किसी को? नो सर. ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा आगे मज़ीद डिस्कशन करते हैं.
Okay. The next that we want and we have to discuss, actually, this is sequential biochemical activity. And biochemical activity and that is happening in a sequence, और थोड़ा सा different food products के point of view से we need some biochemical activities, and we have option to analyze some biochemical activities. अब किसी भी चेन की किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और डिफरेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के रिजल्ट में प्रोड्यूस क्या होता है और किस तरह से हम अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन होगी, लेकिन सिर्फ चंद जनरल एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे जो एक एग्जांपल की बात करने लगा हूँ, दिस इज़ अबाउट द सॉरक्रॉट। अच्छा, सॉरक्रॉट एक प्रोडक्ट है, मुझे बताइएगा कि हैव यू एनी आइडिया अबाउट द सॉरक्रॉट? सॉरक्रॉट कभी किसी ने खाया है या कभी बनाया है या किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो? सॉरक्रॉट, एनीवन? जी सर, सौरक्रॉट के बारे में मुझे थोड़ा-सा आइडिया है कि इसके बनाने का हम्म प्रोसेस क्या होता है। हम्म उसमें जो कैबेज होती है उसको स्मॉल पीसेस में कट करके और उसके अंदर मतलब उसको प्रेस करके उसका जो होता है ना वाटर वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके अंदर फिर इसको सॉल्ट ऐड करके और इसको फिर मतलब एक कंटेनर के अंदर बंद करके रख दिया जाता है और फिर इसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता रहता है और फिर इसके अंदर एक विनेगर लाइक फ्लेवर इसके अंदर आता है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब सिक्वेंशियल बायोकेमिकल एक्टिविटी जो है, बाज़ वक़्त ऐसा है कि जैसे अभी ये सॉरक्रॉट एक प्रोडक्ट है हमारे पास, इसमें अल्टीमेटली जो आप विनेगर, ज़ुनैरा ने बात की है विनेगर टेस्ट की, या विनेगर प्रोडक्शन की या एसिड प्रोडक्शन की, डेफिनेटली। तो अल्टीमेटली जो एसिड प्रोडक्शन है, दिस वुड बी from some microorganisms, for example, lactobacillus and Pediococcus lactis. अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सॉरक्रॉट जो है एक प्रोडक्ट है, एंड दिस इज जस्ट लाइक द पिकल इन द ईस्टर्न सोसाइटीज़ और वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर सॉरक्रॉट ये सिमिलर है इसका प्रिंसिपल पिकल फॉर्मेशन से। इसमें भी हम काफ़ी सारा NaCl ऐड करते हैं जो कि एक्चुअली उसको फूड को प्रिजर्व करता है, और ख़ास तौर पे इसमें कैबेज का रोल है, कैबेज से हम सॉरक्रॉट बनाते हैं। अच्छा, अब चूँकि मैं आपको डिस्कस करने लगे हम सिक्वेंशियल बायोकेमिकल एक्टिविटी। अब जो सॉरक्रॉट है, दिस इज़ अ प्रोडक्ट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्ट इन विच वी वांट सम एसिड प्रोडक्शन और एसिडिक फ्लेवर एट द एंड। लेकिन जब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, तो इसकी ग्रोथ जो है उसमें हम सॉरी प्रोडक्शन ऑफ सॉरक्रॉट में हम सिर्फ कैबेज ऐड करेंगे और NaCl ऐड करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैबेज और NaCl ऐड करके एट द एंड एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं द प्रोडक्शन ऑफ द एसिडिक फ्लेवर। तो कहाँ से आएगा एसिड, कहाँ से आएंगे एसिडिक कंडीशंस, और कहाँ से ग्रो करेंगे एसिड प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स? तो इसके लिए सिक्वेंशियल बायोकेमिकल एक्टिविटी को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। होता यूँ है कि कुछ फूड प्रोडक्ट्स में चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं, जिसके रिजल्ट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब अगर यहाँ पे इस एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले वी वुड कट द कैबेज एंड वी विल फिल द कैबेज इन जार, और उस जार में हम 2.5% अप्रोक्सीमेटली NaCl ऐड करते हैं। जब हम NaCl इतनी हाई कंसंट्रेशन में ऐड करते हैं, तो होता क्या है कि जो कैबेज का वाटर है, दिस NaCl विल एक्सट्रैक्ट आउट द कैबेज वाटर, और उस जार के अंदर ब्राइन बनेगा, ब्राइन। Okay, and in the presence of brine and in the presence of brine, the pH approximately that would be 6.5. अब ये 6.5 pH पे कोलीफॉर्म्स ग्रो करेंगे। कोलीफॉर्म्स आर these are the classes of the bacteria. कोलीफॉर्म्स ग्रो करते हैं। Whenever the coliforms they are growing, and with the passage of time, there would be the process of autolysis. ऑटोलिसिस होगी, कोलिफॉर्म्स के सेल्स कुछ की डेथ होगी, कुछ उसी ऑर्गेनिक मैटर पे दूसरे सेल्स जो हैं वो ग्रो करेंगे, और अल्टीमेटली हो गया क्या कि दिस कंडीशन विल शिफ्ट टुवर्ड सम एसिड टॉलरेंट एनवायरनमेंट। अब इसमें ऑटोलिसिस के रिजल्ट में
हमारे पास कुछ एनारोबिक कंडीशंस भी क्रिएट होंगी, जहाँ पे कोलीफॉर्म्स के मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में एनारोबिक कंडीशंस प्रोड्यूस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होगी, और एनारोबिक कंडीशंस में हमारे पास यहाँ पे एनारोब्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। एनारोब्स की ग्रोथ जो है दैट वुड एनारोब्स जो है दे वुड डू फर्मेंटेशन, और एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्मेंटेशन एसिड प्रोडक्शन विल बी स्टार्टेड। और अगर हम एनारोब्स की बात करें तो उसमें हमारे पास स्पेसिफिकली आते हैं some lactobacillus and pediococcus. They would start the fermentation processes, और fermentation के result में ultimately हमारे पास lactic acid produce होगा या acids produce होंगे, जो इस पूरे sauerkraut को एक acidic फ्लेवर और एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। और अब यहाँ पे इस एसिड प्रोडक्शन की वजह से जो पीएच है वो 3.7 पे ड्रॉप करेगी, NaCl कंसंट्रेशन जो है वो मजीद इनहांस होकर 3% तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पे ये बात जहन में रखिएगा कि अल्टीमेटली एट द स्टार्ट ऑफ द sauerkraut प्रोडक्शन वी वर अनएबल टू ग्रो द लैक्टोबैसिलस और अदर एसिड प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स। हमने सिक्वेंशियली बायोकेमिकली चेंजेस उसमें करवाई हैं कि अल्टीमेटली जो डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करने लग गए हैं। वो कैसे किए कि हमने पहले NaCl दे दिया, ब्राइन प्रोड्यूस हुआ, पीएच ग्रेजुअली ड्रॉप हुई, एनारोबिक कंडीशंस बनी। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस फेवरेबल हुई हैं ये सीक्वेंशियली हुई हैं। अगर हम बात करें इनिशियली की, तो इनिशियली हमने ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। सो इन सम फूड प्रोडक्ट्स we can expect the initial changes in the metabolism or in the metabolites in our favor, और ultimately ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी फेवर में जब ग्रो करेंगी तो इसमें फिर हम अपनी करेक्टरिस्टिक टेस्ट, करेक्टरिस्टिक अरोमा फूड में प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट इट कि हाउ अ सीक्वेंशियल बायोकेमिकल एक्टिविटी that may have its effect in the production of any specific aroma or any specific taste in a product. Sequential biochemical activity. तो microorganism जो है वो itself sequentially एक microorganism के metabolism के result में conditions favorable हो रही हैं दूसरे microorganism की growth के लिए. So this was the example for it. Excuse me, sir. जी. सर पीछे करिएगा, पीछे वाली स्लाइड। Okay. सर इसमें जो एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उसमें, और सिर्फ ये जो ऑटोलाइसिस का एक वो हाँ. पीएच को ड्रॉप करता है जिसकी वजह से उसके आगे से प्रोडक्शन इनहांस होती है। हाँ, these bacteria are present there, लेकिन ठीक है। कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं थी। तो दूसरे तो हम लोग पीएच को ही ड्रॉप कर देते सिंपली दैट, मतलब वैसे हाँ, पीएच को हम ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर हम स्टार्ट में पीएच ड्रॉप करने के लिए एसिड की एडिशन कर लेंगे तो उससे हमारा कैबेज सारा खराब हो जाएगा। तो इस वजह से हम डायरेक्टली उसमें एसिड ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने सिर्फ NaCl ऐड कर दिया। अब NaCl जो है एक तो ये टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर डेवलपमेंट होगी, और दूसरा ये सिक्वेंशियल बायोकेमिकल एक्टिविटी करेगा जिसके रिजल्ट में वी कैन हैव बेटर कंडीशंस फॉर द लैक्टोबैसिलस ग्रोथ। ओके सर ये अच्छा। ऑटोलिसिस का दोबारा बता दें। कुछ नहीं, ऑटोलिसिस की सिर्फ यहाँ पे ये बात है कि जब कोलीफॉर्म्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी तो ग्रोथ हो रही है, सबस्ट्रेट इज लिमिटेड, तो इस कंडीशन में बहुत सारे सेल्स जो हैं उनकी लिसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, और उन्हीं की स्पीशी के दूसरे सेल्स उस लिटिक ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे। तो दिस विल बी टर्म्ड एज ऑटोलिसिस, कि लिसिस हो रही है और बाकी कुछ सेल्स उसी ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए वो मीडियम एनरिच हो जाएगा, जिस पे कॉलीफॉर्म्स हैं, कॉलीफॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं और उनकी लिसिस हो रही है, दूसरे कॉलीफॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं उनकी लिसिस हो रही है, तो अब ऑर्गेनिक मैटर अकोमुलेट होता जा रहा है। अब यहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल होती जा रही हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलस। ये याद रखिएगा हमेशा कि जो लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन्स हैं या जो लैक्टोबैसिलस जीनस है, दिस इज फस्टिडियस। हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था कि फस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जिनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं। यू कैन से दैट जिनके न्यूट्रिशनल टेंट्रम्स थोड़े ज़्यादा हैं, दे कैन नॉट ग्रो ऑन चीप और ऑन सिंपल ग्रोथ मीडियम। हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी किसी ज़माने में माइक्रोबायोलॉजी में कि व्हेनेवर वी नीड टू ग्रो द लैक्टोबैसिलस और सम फस्टिडियस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हम ब्लड एगर यूज़ करते थे या चॉकलेट एगर यूज़ करते थे। like Nazaria. हाँ, दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर द फस्टिडियस। तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं
कि चूंकि अल्टीमेटली हमें सॉरक्राउट में ग्रो करना है लैक्टोबैसिलस या पीडियोकोकस को, तो इनकी ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक मैटर एनरिच होना ज़रूरी है ताकि इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहें। उसके लिए कॉलीफॉर्म्स इटसेल्फ जब उनकी लिसिस हो रही है तो ये हेल्प कर रहे हैं फॉर द प्रोविजन ऑफ द बेटर एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलस। तो ये सीक्वेंशियल बायोकेमिकल एक्टिविटी है विच लेटर ऑन इन द फूड प्रोडक्शन वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को पॉसिबल करती है और टेस्ट डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है। ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस? सर ये 3% NaCl का क्या मतलब था? इसमें था कि स्टार्ट में हम 2.5% NaCl प्रोवाइड करेंगे, लेकिन देखें कि जब ब्राइन या वाटर एक्सट्रैक्ट बना है तो अब NaCl जो है मज़ीद बाकी सेल्स की ग्रोथ के साथ अब हमारे पास NaCl की मज़ीद थोड़ा कंसनट्रेटेड हो जाएगा यहाँ पे एनवायरनमेंट NaCl का। तो इस वजह से अप्रोक्सीमेटली NaCl की कंसनट्रेशन जो है वी फील दैट मे रीच अप टू 3% विच वी इनिशियली एडेड 2.5%। ओके ठीक है। और ये pH भी क्या कहते हैं 3.7 हाँ हो जाएगा जब सॉरी ये pH 3.7 होगी बाय द ग्रोथ ऑफ द लैक्टोबैसिलस, क्योंकि ये एसिड प्रोडक्शन या लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे जो अल्टीमेटली ग्रोथ को सॉरी अल्टीमेटली pH को ड्रॉप डाउन कर देगी। यानी कि ब्रेक डाउन करेंगे तो स्मॉलर फैटी एसिड बन जाएंगे। या ठीक है स्मॉलर फैटी एसिड की वजह से मुझे आपकी लॉजिक की समझ नहीं आई। सर, वो एसिटिक एसिड है कि नहीं बनेगा वो? या यू आर राइट, अ बिट राइट। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन जो है और अल्टीमेटली एसिटिक एसिड प्रोडक्शन दिस वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3.7 pH, और तुम कह सकते हो कि स्मॉलर फैटी एसिड्स। ओके another another technique that could be used for the metabolite production, this could be the electron deriving force by the electrostimulation, या हम हम अपने स्ट्रेन्स को प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू हम किसी भी मेटाबोलाइट की हम इलेक्ट्रोसिमुलेशन करवा रहे हैं इन इट्स प्रोडक्शन। इसमें वही बात आ रही है अब दोबारा से ग्लूटामिक एसिड की। ग्लूटामिक एसिड जो है अभी हमने पिछली एग्जांपल्स में पढ़ा कि हम प्रोड्यूस करवाते हैं कुराइनिबैक्टीरियम ग्लूटामिक एसिड से, लेकिन जो ग्लूटामिक एसिड है दिस कैन आल्सो बी प्रोड्यूस बाय सम अदर स्ट्रेन्स, लेकिन जो दूसरी स्ट्रेन्स हैं उनमें नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड की यील्ड प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो इसकी एक एग्जांपल है ब्रेविबैक्टीरियम फ्लेवम। ये एक बैक्टीरियम है जो कि ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस करता है, बट इसकी नॉर्मल यील्ड कम है। लेकिन अगर हम ब्रेविबैक्टीरियम फ्लेवम को इलेक्ट्रोसिमुलेशन दें या इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग फोर्स दें टू जनरेट द प्रोटॉन मोटिव फोर्स, तो अल्टीमेटली ये स्ट्रेन जो है ब्रेविबैक्टीरियम फ्लेवम, इसके अंदर ग्लूटामिक एसिड की प्रोडक्शन को इन्हांस किया जा सकता है। और ब्रेविबैक्टीरियम फ्लेवम जो है इट हैज़ सम एडवांटेजेस ओवर द कुराइनिबैक्टीरियम ग्लूटामिकम with respect to the growth medium and with respect to the growth conditions. So somehow it is favorable to grow the Brevibacterium flavum. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसमें ग्लूटामिक एसिड की यील्ड कम थी, but now we have strategized, we have now we can provide the electrosimulation to enhance its to generate its proton motive force, which would ultimately increase the yield of uh, glutamic acid from the brevibacterium. These are some. इसके साथ साथ ये कुछ हमारे पास अभी माइक्रोबियल एवोल्यूशन की बातें आएंगी, हम इसको भी अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम स्किप करेंगे, क्योंकि हम इसको वहाँ पे पढ़ेंगे जहाँ पे हमारे पास फर्मेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्स जेनेटिक्स की डिस्कशन आएगा कि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र और लेटरल डीएनए ट्रांसफ़र का क्या रोल हो सकता है। सो अभी जो हम अब एक चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉपर, दिस इज़ अबाउट द मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग फॉर द फूड इंग्रेडिएंट्स, और इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू द अमाइनो एसिड प्रोडक्शन, विटामिन प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोडक्शन, कि हम इन सारे फूड इंग्रेडिएंट्स की प्रोडक्शन किस तरह से करते हैं, किस तरह इनके प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं। और इसमें हम पढ़ते रहेंगे आगे मज़ीद कुछ pathways, for example here
कुछ स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे इन pathways को वन बाय वन, और यहाँ पे आई वुड लाइक यू टू ऐड योर बायोकेमिस्ट्री नॉलेज है। कुछ pathways हमारे पास यहाँ पे कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज को हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो दिस चैप्टर इज एक्चुअली इज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें हम बहुत सारे फूड इंग्रेडिएंट्स की प्रोडक्शन को इन्हांस करने के और उनको कम वक्त में ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कुछ स्ट्रेटजीज पे डिस्कशन करेंगे। सो दिस चैप्टर इज अबाउट द मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स। और इसको हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि इस चैप्टर के अंदर मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जीन्स पे डिस्कशन होगी, कुछ एंजाइमेटिक मशीनरी पे डिस्कशन होगी कि किस तरह से डिफरेंट एंजाइम्स या जो डिफरेंट जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन को इन्हांस किया जा सकता है। और अगर हम कुछ सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे की बात करें तो किस स्टेप पे किस प्रिकर्सर को अगर हम इन्हांस करें तो अल्टीमेटली वी कैन हैव मैक्सिमम प्रोडक्शन। इसमें मज़ीद अगर थोड़ा सा इसको हम स्टार्ट करें तो डायरेक्टेड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन और सेलुलर प्रॉपर्टीज़ थ्रू द मॉडिफिकेशन ऑफ सम स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो ये बात याद रखिएगा कि व्हेन एवर वी आर प्रोड्यूसिंग आवर फूड इंग्रेडिएंट्स आर्टिफिशियली, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चूँकि जेनेटिक मेकअप के बारे में वी नो द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड वी हैव a complete information about their growth. So अब जो time है, now this is the time to analyze the experimental modeling techniques which can be used to grow the microorganisms, as well as now we can also have a strategy to modify different metabolic pathways by using the recombinant DNA technology and by using some metabolic engineering processes, जिसके result में ultimately हम metabolic pathways को modify करेंगे for the enhancement of the food ingredients. इसमें मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग जो है that can rationally improve the properties of some microorganisms and their efficiency। जैसा कि हमने अभी पीछे कुछ एग्जांपल्स ही पढ़ी हैं कि क्राइनिबैक्टीरियम है या या ब्रेविबैक्टीरियम है, they have ability to produce some useful products। हम किस तरह से इन प्रोडक्ट्स की इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एफिशिएंसी को इन्हांस करेंगे, अभी हम आगे मज़ीद एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। और जब हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बार बार जिक्र कर रहे हैं तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फंजाई भी है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई में से यीस्ट भी है, लेकिन बैक्टीरिया का एक सेंट्रल रोल है अमंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स। और बैक्टीरिया जो हैं हमारे पास मोस्ट ऑफ द एग्जांपल जो हैं वो बैक्टीरिया की आएंगी in the production of some food ingredients. Whenever we talk about some food ingredients, we would be talking about amino acids, vitamins, organic acids, carbohydrates, bacteriocins, and some low calorie sugars. इसके साथ साथ कुछ एरोमा कंपाउंड्स की भी बात आएगी। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें आर्टिफिशियली बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें फूड के अंदर एज ए सप्लीमेंट्स इनको ऐड करना पड़ता है, या जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इनफ नहीं है हमारी पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो इन फूड इंग्रेडिएंट्स को हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करेंगे। अमाइनो एसिड्स जो हैं, अमाइनो एसिड्स नॉर्मली जो अमाइनो एसिड सप्लीमेंट्स हैं या जो प्रोटीन डाइट्स हैं उनके लिए हमें अमाइनो एसिड्स प्रोडक्शन करवानी पड़ती है। और दूसरा ये भी याद रखिएगा कि अमाइनो एसिड और प्रोटीन का बहुत सारा जो सोर्स है ये नॉन वेज सोर्स है। तो इस वजह से वेजिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वी हैव टू गो फॉर द मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। इसके साथ साथ वाइटामिन्स हैं, there are many vitamin deficiencies and deficiencies reported in different human diseases. So naturally कुछ vitamins को हम accommodate करते हैं, but there are certain vitamins which cannot be their supply or their demand cannot be fulfilled with the natural supply ways. So that's why we have to produce the vitamins in an artificial way. उसके लिए हम मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स दे मे बी एडेड एज अ प्रिजर्वेटिव्स, they may be added as an acidulants, they may be added as a flavor enhancers। ऑर्गेनिक एसिड की जब हम बात करेंगे तो इसमें आएंगे पायरुविक एसिड्स, सक्सिनिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स, एसिटिक एसिड्स। These are the organic acids which are very commonly being used in different food formulations and different food processings। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स, यू नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स दे आर द मेजर
ingredients of the central metabolic pathway. जब मैं central metabolic pathway की बात करता हूँ तो it means that from glycolysis to the Krebs cycle, central metabolic pathway में carbohydrates अपना central role play करते हैं. So natural ways जो हैं carbohydrate production के, they are also not enough. So we can produce the carbohydrates by metabolic engineering and by artificial ways. इसके साथ साथ बैक्टीरियोसिन्स हैं. हम किसी ज़माने में पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरियोसिन्स they are antibiotic in nature, they are proteinaceous in nature, and they are being produced by some microorganism just like the antibiotics. लेकिन बैक्टीरियोसिन जो है इनका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है और इनका मोड ऑफ इनका जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा सा वेरी करेगा एज कम्पेयर टू एंटीबायोटिक. हम इसकी बात करेंगे. इसके साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू द nutrition and diet purpose, we have to produce some low calorie sugars. लो कैलोरी शुगर प्रोडक्शन के लिए भी हम मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग करते हैं. बहुत सी माइक्रोबियल स्ट्रेन ऐसी हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लो कैलोरी शुगर as well as aroma compounds. We have to produce some aromatic compounds, or not aromatic, the aroma compounds, which have ability to provide a specific food aroma into the foods. और इसकी प्रोडक्शन के लिए हम कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवे इस्तेमाल करते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे. होपफुली इन सारे के सारे फूड इंग्रेडिएंट्स के लिए हम सेपरेटली मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग पाथवेज को डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से कौन सी स्ट्रेटजी को, कौन सी जीन या कौन से एंजाइम्स को इन्हांस करते हुए इन फूड इंग्रेडिएंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसके साथ अगर हम यहाँ पे आगे मूव करते हैं तो जो हमारे पास फूड एडिटिव्स नॉर्मली हम बैक्टीरिया से लेते हैं, इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में अगर डिवाइड करें तो इसमें कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, कुछ एज ए फ्लेवर इन्हांसर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इसमें से प्रोडक्ट्स ऐसी हो सकती हैं जिनको हम टेक्सचराइजर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट आर द टेक्सचराइजर्स? ये टेक्सचराइजर्स क्या हो सकते हैं जी? एनी आइडिया अबाउट टेक्सचराइजर्स? कोई टेक्सचर देने के लिए होगा. फॉर एग्जांपल एनी एग्जांपल ऑफ द टेक्सचर? टेक्सचर जैसे फूड की क्वालिटी, प्रोटीन्स हैं वो जैसे रेडिश कलर देने के लिए मतलब मीट को वो यूज करते हैं नहीं, टेक्सचराइजर्स. वो नहीं, टेक्सचराइजर कलर नहीं होगा ना, फिर वो टेक्सचर प्रोविजन होगी. टेक्सचराइजर्स सर ये वो स्मूथ वगैरह तो नहीं कि सरफेस को स्मूथ वगैरह करने के लिए चॉकलेट्स में जैसे होता है टेक्सचराइजर. या बिल्कुल हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक टेक्सचर इन अ फूड वी नीड सम टेक्सचराइजर्स. फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट बेस्ड योगर्ट लें तो उस योगर्ट का एक स्पेसिफिक टेक्सचर है, उसके अंदर टेक्सचराइजर्स ऐड किए जाते हैं. कर्ड के अंदर टेक्सचराइजर्स ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से सेम एग्जैक्ट टेक्सचर आप घर पे नहीं ले सकते. इसी तरह से कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको एज ए एसिडुलेंट्स हम यूज़ करेंगे, इसकी बार बार बात हो चुकी है. कुछ प्रोडक्ट्स को हम प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवा रहे हैं, कुछ एमल्सीफायर्स. ये सारी के सारी जो फूड, ये जो हम कैटेगरीज डिस्कस कर रहे हैं, ये फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होती हैं. इसके साथ साथ कुछ थिकनर्स हैं जिनके हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, ज़ैंथन गम. और इसके साथ साथ कुछ फूड ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं द फंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट्स. और द फंक्शनल फूड, व्हाट आर द फंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट्स बाय द वे? आप लोगों को क्या ख्याल है कि ये फंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं? जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नो, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये विटामिन, ये वो. लेकिन ये फंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट्स मतलब हाउ फंक्शनल फूड मतलब इंग्रेडिएंट्स? ज़ाहिर सी बात है उन्हीं इनको की यूज ब्रेकडाउन करके जो होनी है, मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसी चीज का. मेन जैसे मीट है उसका प्रोटीन है. You think that protein is a functional food ingredient of the meat? No, it is not. न्यूट्रिशन You can say that. ये You कोई can say ऐसा that हो that is a सकता है जिसका basic. कोई फंक्शन हो, एक ऐसा इंग्रेडिएंट. यानी हाँ, ये सुन तो अभी आ ही रहा था वहां पे. हाँ, मतलब इसका हो सकता है ना कि हम कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं जिसका सिर्फ हमें फंक्शन चाहिए, जिसका टेस्ट या दूसरी किसी चीज से
रिलेशन ना हो, उसकी जगह हम कुछ और ऐड कर रहे हैं। फूड में जिस भी फूड में स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल फंक्शन। वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना, वो उसको फंक्शनल बनाती है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल फ्रूट्स है या इस तरह की चीजें, उनके अंदर जो उनका न्यूट्रिशन या उनकी जो विटामिन है, वो उसको फंक्शनल वो एज अ फंक्शनल फूड कंसीडर किए जाते हैं। नो, बिल्कुल नहीं है ऐसा। यार उसको न्यूट्रिशन की बेस पे उसको फंक्शनल फूड कहते हैं ना। नो जिसमें नो। सर सीड्स हमने हैं या हार नट्स मानी हैं, फिर। ओके, लिसन जो हियर। हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर करेंगे। इम्यून सिस्टम, या यू कैन से नाउ, अब सही शायद आप कह रही हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं कि जो कुछ फंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, फंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट्स, वी हैव एडेड द इंग्रेडिएंट्स इनटू द फूड, they have their effects other than their nutrition. For example, the pharmaceutical effect, which have ability to improve ultimately the health and well-being of the human. यानी कि फूड के अंदर हम किसी ऐसे इंग्रेडिएंट्स को पुट करते हैं जिसका न्यूट्रिशनल इफेक्ट के साथ साथ फार्मास्यूटिकल इफेक्ट भी मौजूद है, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स उसके शायद ज़्यादा ना हो, फार्मास्यूटिकल इफेक्ट्स हों। यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है, इट मे बी न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल फूड that can beneficially affect one or more targeted bodily function beyond adequate nutritional effects in a way that improves health and well-being and reduces the risk of the disease. So we have added the ingredients in the food. It has its nutritional effects, but beyond its nutritional effects, it must have some pharmaceutical effects or some effects which may affect the body functions ultimately. For example, इसमें हम discuss कर सकते हैं low calorie sugars को, इसके अलावा कुछ पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं, और डेफिनेटली विटामिन्स आएंगे इस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि विटामिन्स जो हैं इनका न्यूट्रिशनल इफेक्ट तो है ही है, लेकिन विटामिन्स बहुत सारे एंजाइम्स के को फैक्टर्स के तौर पे एक्ट करेंगे, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम्स. So ultimately, they are there to improve the health and well-being and reduce the risk of the diseases. So such kind of ingredients, they would be termed as the functional food ingredients. इसकी एक और बड़ी example है the production of the bacteriocins. Now you know that whenever we produce a yogurt, we add the lactobacillus and some bifidobacterium into the milk curd. अब यहाँ पे मौजूद जो बैक्टीरिया हैं उनका पर्पस क्या है कि दे विल बी प्रोड्यूसिंग एसिड, मिल्क फर्मेंटेशन होगी और योगर्ट बन जाएगा. दिस इज द थिंग. लेकिन अगर हम इन्हीं बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसी जीन इंसर्ट कर दें जो कि बैक्टीरियोसिन भी प्रोड्यूस करे. बैक्टीरियोसिन क्या था, अभी अभी हमने जिक्र किया कि बैक्टीरियोसिन इज एक्चुअली एन एंटीबायोटिक टाइप प्रोटीन दैट हैव एबिलिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेंस. तो अब क्या है कि योगर्ट के अंदर लैक्टोबैसिलस ग्रो कर रहा है, दो काम कर रहा है. एक तो वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और दूसरा वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बैक्टीरियोसिन. whenever the person will be consuming the yogurt, वो बैक्टीरियोसिन का इंटेक भी ले रहा है और मिल्क प्रोटीन भी ले रहा है. सो दिस हियर इन दिस एग्जांपल, दिस बैक्टीरियोसिन दैट वुड बी द फंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट जो कि आपने एडिशनली प्रोड्यूस करवा दिया फ्रॉम द बैक्टीरिया जो ऑलरेडी योगर्ट प्रोडक्शन के. इसको हम यूं भी कह सकते हैं इन सीटो इन सीटो बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन भी कह सकते हैं कि योगर्ट के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है, एडिशनली आपको उसके अंदर कुछ सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी. सो अभी बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऐसे भी हैं जिनको हम मॉडिफाई करते हैं फॉर द फंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट प्रोडक्शन. इसका यहाँ पे इंडक्शन देना जरूरी था क्योंकि आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स का जिक्र आएगा कि हम कौन से पाथवे को किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं कौन सी फूड इंग्रेडिएंट को इनहांस करने के लिए. सर जो मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस के पेशेंट को हम देते हैं फिर वो भी इसी कैटेगरी में आएगा ना? लैक्टोज इंटॉलरेंट के लिए बच्चे पर्पस ये है कि लैक्टोज की अमाउंट को रिड्यूस किया जाए उसके अंदर से. अच्छा, उसके लिए कुछ ऐसे फिर बैक्टीरिया वहाँ पे हम इनोकुलेट करते हैं जो कि लैक्टोज को कंज्यूम कर लेते हैं इटसेल्फ एंड दे मे कन्वर्ट इट इनटू सम अदर प्रोडक्ट. तो मेरा ख्याल है वो इस कैटेगरी में हम ऐड नहीं करेंगे बिकॉज उसमें हम बैक्टीरिया ऐड कर रहे हैं जो कि इटसेल्फ लैक्टोज को कंज्यूम कर रहे हैं. हम उसके अंदर कोई भी ऐसा फूड इंग्रेडिएंट ऐड नहीं कर रहे जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी दे रहा है और कोई ऐसी वैल्यू भी दे रहा है जो कि हेल्थ इफेक्ट्स को भी कंट्रोल करे. उसमें हम सिर्फ बैक्टीरियल सेल या कुछ अदर स्ट्रेन ऐसी ऐड कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद लैक्टोज को कंज्यूम कर रहा है ताकि जब ह्यूमन कंजम्पशन हो उस प्रोडक्ट की तो उसमें लैक्टोज बाकी ना बचे.
ओके, सर आयोडाइज ठीक है। साल्ट इसमें आ जाएगा? iodide salt, या यू कैन से दैट। लेकिन उसमें जो सॉल्ट है, सॉल्ट हमारी प्रोडक्शन नहीं है, इसमें हम रिफाइन करते हैं और उसमें सप्लीमेंट ऐड करते हैं। सॉल्ट को हम किसी भी बैक्टीरिया से, किसी भी आर्टिफिशियल वे से, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से सिंथेसाइज नहीं करवा रहे ना। सॉल्ट तो हम या तो हम जी सी वाटर से आइसोलेट करते हैं या हम माइनिंग से लेते हैं और उसके अंदर हम आयोडीन सप्लीमेंटेशन कर देते हैं। तो you can say that somehow we are producing some processed salt in which uh, we have added some nutraceutical compound that may have its positive effect on human health, you can say it, in some conditions. Okay. अच्छा, जब अब बात आती है कि हम मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, क्या हम मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग जितनी हमने पीछे अभी कुछ बातें पढ़ी हैं कि वी हैव टू मॉडिफाई द माइक्रोबियल स्ट्रेन्स एंड we have to we have to change the expression of the gene, तो क्या हम सारे के सारे बैक्टीरिया में ये काम कर सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक क्लासेस हैं बैक्टीरिया की जिनके साथ हम मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो ME लिखा हुआ होगा, दिस वुड बी फॉर द मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जी हम क्या सारे बैक्टीरिया के साथ मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग कर, डेफिनेटली वी कैन डू द मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग फॉर ऑल द बैक्टीरिया, बट specifically with food production point of view, जो सबसे important bacteria हैं, the most important bacteria which are in very common and which are involved in the food production and in the metabolic engineering in the food production, they belong to the 4 classes. One is the lactic acid bacteria और हम इनको generally कहते हैं lab, ठीक है? Escherichia coli definitely, Bacillus subtilis and Corynebacterium glutamicum. तो जितनी हमने पीछे इंग्रेडिएंट्स की टाइप्स पढ़ी हैं, अमीनो एसिड्स हैं, लो कैलोरी शुगर एटसेट्रा, इसमें से ज्यादातर जो है, most of them, they are being produced in the as a result of the metabolic engineering in specific these 4 classes of the bacteria, lab में, Escherichia coli में, Bacillus subtilis में, Corynebacterium glutamicum में. So these are very much important. आगे हम कुछ टेबल्स भी देखेंगे जिस टेबल में हम ये देखेंगे कि ये चारों के चारों किस तरह से important है in the production of food ingredients. अच्छा, अब अगला सवाल ये आता है कि ये चारों ही क्यों? Why only these 4 organisms? इन चारों पे ही हम क्यों फोकस है ज़्यादा, इसके बजाय बाकी स्ट्रेन्स क्यों नहीं, या ऐसी कौन सी रीज़न है कि यही 4? What is your logic for it कि why these 4 microorganisms are very common in the metabolic engineering? सर इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इजी हो सकती है, मतलब इनको कंपिटेंट बनाना और इसमें जो हमने इन जीन्स को न्यूक्लियोटाइड के एडिशन या रिमूवल करनी, वो इजी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, इसके ग्रो अलावा? कर सकते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं, सिंपल मीडिया रिक्वायर होगा ग्रोथ के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये भी। इसके अलावा? या दे आर नॉट पैथोजेनिक, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा? जीनोम साइज स्मॉल होगा इसलिए। स्मॉल तो बैक्टीरियल सेल है ना भाई, मतलब दे आर स्मॉल। इनसे थोड़े वक्त में ज्यादा प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते होंगे, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा होती होगी। I don't agree with this logic, but still this could be. अच्छा, चलें बात करते हैं इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स पे कि why they are important. ये इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि we have some genetic tools which are available for cloning and some, जैसे अभी एक बच्चे ने बताया कि transformation and some other genetic methods, उनके लिए जो अवेलेबल जेनेटिक टूल्स हैं वो मौजूद हैं इन चारों स्ट्रेन्स के लिए। इसके साथ साथ वी हैव द कंप्लीट नॉलेज फॉर द जीन एक्सप्रेशन फॉर ऑल ऑफ दीज 4 क्लासेस एंड अल्टीमेटली इसके साथ साथ जो अगली बात है कि इन चारों का कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस मौजूद है। ये बहुत ज़रूरी है कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस होना, कि हमें एग्जैक्ट पता हो कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड, कौन सी जीन किस पोजीशन पे कहाँ पे मौजूद है और किसके नेबर में कौन सा न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। इसके साथ साथ डिसरप्शन और रिप्लेसमेंट ऑफ जीन्स का ऑप्शन मौजूद है। डेफिनेटली व्हेनेवर वी विल बी हैविंग अ कंप्लीट सीक्वेंस जीनोम, तो इट वुड बी वेरी इजी टू डिसरप्ट और रिप्लेस द genes which are present here. इसके साथ साथ we have complete information for the gene promoters
इनकी जितनी भी जीन्स हैं उनके प्रमोटर्स ऑपरेटर रीजन के बारे में भी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन. सो इफ वी वांट टू इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, सो द प्रमोटर इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट. एक और इसके साथ साथ जो हमारे पास इसकी रीजन है वो ये है कि इन स्ट्रेन्स के लिए पॉसिबल क्लोनिंग वेक्टर्स या जो प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं they are well established. So if we need to introduce some new gene into them, and if we need to enhance the expression by providing some external promoter, तो उसके लिए हमारे पास cloning vector और plasmid जो हैं they are important and they are present there. Gene transfer methods they are also well established. और जीन एक्सप्रेशन सिस्टम्स जो हैं इनमें, फॉर एग्जांपल अगर लैक अप्रॉन्स हैं या ट्रिप अप्रॉन्स हैं इनके, तो जीन एक्सप्रेशन सिस्टम्स की हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है. So depending upon these few reasons, these 4 classes of the bacterial strains they are encouraged to use and they are commonly used. Although we are using a lot of other strains, लेकिन इन 4 का इस्तेमाल जो कि बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने इनका यहाँ पे जिक्र कर दिया और ये भी आपको बता दिया कि why there is what is the reason to